नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंस एकेडमी में। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने आपके लिए यहाँ पर एक घटना चक्र एमसीक्यूज़ की सीरीज़ शुरू की है, जिसमें कि हम आपके लिए घटना चक्र जो बुक है उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेके आते हैं। और आज हमारा यहाँ पर जो ये वीडियो है ये इंडियन पॉलिटी भारतीय राज्य व्यवस्था के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का रहेगा। तो दोस्तों आइए देखते हैं यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो है आज का, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ। तो ऑप्शन ए है आपका इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, ऑप्शन बी है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ऑप्शन सी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ऑप्शन डी है इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के प्रावधानों के अनुरूप वर्ष 1937 में बर्मा को भारत से अलग किया गया था। तो दोस्तों ये भी जो है आपका यूपीपीसीएस मेंस का 2011 का क्वेश्चन है और काफ़ी ये पूछा जाता है कई बार ये एग्ज़ाम में कि जो है बर्मा को जो है भारत से कब अलग हुआ था या किस अधिनियम के तहत किया गया था। नेक्स्ट आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। तो ऑप्शन ए है आपका स्वराज पार्टी ने 1934 में, ऑप्शन बी है कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, ऑप्शन सी है मुस्लिम लीग ने 1942 में, ऑप्शन डी है सर्वदलीय सम्मेलन ने 1946 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वराज पार्टी ने 1934 में जो है संविधान सभा का या संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार दिया था। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। तो इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है यहाँ पे, मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की और एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें कहा गया कि वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होगी जो भारतीय संविधान का निर्माण करेगी। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग करने का यह प्रथम अवसर था। तो ये दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पे ये एक्सप्लेनेशन है कि किस तरह से जो है स्वराज पार्टी ने यहाँ पे जो है संविधान सभा की रचना का यहाँ पर विचार दिया था। नेक्स्ट आता है दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, स्वतंत्रता के पूर्व दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था। तो यहाँ पर अब एक पर्टिकुलर एक व्यक्ति का नाम पूछ रहा है कि किसने जो है प्रारंभिक दिनों में जो है स्वतंत्रता के पूर्व दिनों में संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था। तो ऑप्शन ए है दोस्तों आपका एन.एम. रॉय, ऑप्शन बी है बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन सी है एनी बेसेंट, ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी एम.एन. रॉय। तो वर्ष 1934 में ही भारत संविधान निर्मात्री सभा का विचार एन.एम. रॉय ने दिया था। तो एन.एम. रॉय ने जो है यहाँ पर क्या किया था, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था। तो ये भी आपका यूपीपीसीएस का 2017 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। तो किसके द्वारा जो है यहाँ पर निर्वाचित संविधान सभा का संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो यह है दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन ए है आपका साइमन कमीशन द्वारा, ऑप्शन बी है भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, ऑप्शन सी है क्रिप्स मिशन द्वारा, ऑप्शन डी है ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिप्स मिशन के द्वारा यहाँ पर क्या किया गया था, जो निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के पश्चात का प्रस्ताव सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन के द्वारा 1942 में दिया गया था। तो यहाँ पर हमारा जो है एक क्वेश्चन से जो है यहाँ पर दो क्वेश्चन हमारे बन जाते हैं कि जैसे आपको पता होना चाहिए कि जो क्रिप्स मिशन है ये कब आया था, 1942 में भारत में आया था और इसी के द्वारा जो है संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। नेक्स्ट आता है दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। तो यहाँ पर जो है ये
प्रांतों को आवंटित सदस्य की संख्या की निर्धारित करने के लिए जो है प्रतिनिधि की कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो ये जो है ऑप्शन है आपके ए 8 लाख व्यक्ति, ऑप्शन बी है 10 लाख व्यक्ति, ऑप्शन सी है 12 लाख व्यक्ति, ऑप्शन डी है 15 लाख व्यक्ति। तो एक प्रतिनिधि की जनसंख्या के अनुपात में कितना था? 12 लाख व्यक्ति जो है, सॉरी 10 लाख, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। 10 लाख व्यक्ति जो है यहाँ पर क्या थे? एक प्रतिनिधि की जनसंख्या के अनुपात में थे। नेक्स्ट आता है दोस्तों आपका क्वेश्चन। तो इसका जो है दोस्तों यहाँ पर पहले वाले क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कैबिनेट मिशन वर्ष 1946 में भारत में आया था। मिशन ने अपनी रिपोर्ट में संविधान सभा के गठन का एक सूत्र प्रस्तुत किया था, जिसके आधार पर संविधान सभा निर्वाचित होनी थी। प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत मोटे मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों के ऊपर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित थी। तो यहाँ पर बताया गया दोस्तों कि जो कैबिनेट मिशन था उसके अनुसार जो है प्रति 10 लाख व्यक्तियों के ऊपर एक प्रतिनिधि वहाँ पर क्या किया गया था? निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित की गई थी। नेक्स्ट आता है दोस्तों क्वेश्चन आपका, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये बहुत बार पूछ लिया जाता है, कई बार पूछ लिया जाता है पेपर में। जैसे कि आप देख सकते हैं ये यूपी लोअर पीसीएस का 2015 का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से कौन सा जो है कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो ऑप्शन ए है आपका विलियम वुड, ऑप्शन बी है पैथिक लॉरेंस, ऑप्शन सी है स्टेफोर्ड क्रिप्स, ऑप्शन डी है AB अलेक्जेंडर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी विलियम वुड जो है यहाँ पर क्या नहीं थे? कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। बाकी जो ये तीनों दे रखे हैं ये यहाँ पर क्या थे? कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत पहुंचा। इस मिशन के सदस्य स्टेफोर्ड क्रिप्स अध्यक्ष, यानी स्टेफोर्ड जो क्रिप्स थे वो क्या थे? इस मिशन के जो है अध्यक्ष थे, बोर्ड ऑफ ट्रेंड थे, इसीलिए जो है इसको कैबिनेट मिशन बोला गया है। और पैथिक लॉरेंस इसमें भारत सचिव थे, और AB अलेक्जेंडर जो थे वो नौसेना मंत्री थे। नेक्स्ट आता है दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। तो ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है क्वेश्चन। तो ऑप्शन ए है आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, ऑप्शन बी है क्रिप्स योजना 1942 के अंतर्गत, ऑप्शन सी है कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत, ऑप्शन डी है आपका स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत जो है भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। और देख सकते हैं आप ये जो है यूपी लोअर पीसीएस में 2009 में पूछा गया है, और फिर जो है उत्तराखंड पीसीएस प्री में जो है 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है यहाँ पे, भारतीय संविधान सभा का प्रतिनिधिक निर्वाचन के आधार पर गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था। नेक्स्ट आता है दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। तो पूछा गया यहाँ पे कि जो अंतरिम सरकार थी उसमें कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? ऑप्शन ए आपका जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है डॉक्टर S राधाकृष्णन, ऑप्शन सी है C राजगोपालाचारी, ऑप्शन डी है राजेंद्र प्रसाद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जवाहरलाल नेहरू जो थे वो क्या थे? अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। तो इसका जो है एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं यहाँ पर। तो ये है आपका 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार की घोषणा इस व्यवस्था के साथ की गई थी। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि 24 अगस्त 1946 को जो है यहाँ पर अंतरिम सरकार की घोषणा की गई थी कि अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभालेगी। कि जो है यहाँ पर जो अंतरिम सरकार होगी वो क्या करेगी? 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभालेगी। वायसराय इसमें कार्यपालिका परिषद का पदेन अध्यक्ष था। तो जो वायसराय था इसको जो है कार्यपालिका का पदेन अध्यक्ष बनाया गया था, तथा जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष या फिर उपसभापति बनाया गया था। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो अंतरिम सरकार थी उसका जो है कार्यपालिका परिषद का जो सभापति था या फिर अध्यक्ष था वो कौन था? तो वो उस समय जो है वायसराय होता था,
और जवाहरलाल नेहरू को जो है उपाध्यक्ष या फिर उपसभापति बनाया गया था। नेक्स्ट आता है दोस्तों आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था। तो आपने बताना है कि जो अंतरिम सरकार गठित हुई थी उसमें से जो है कौन सा राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था। तो ऑप्शन ए है आपका सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है आपका डॉक्टर राधाकृष्णन, ऑप्शन डी है आपका जगजीवन राम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो है वो अंतरिम सरकार में राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे। तो इसका जो है यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं आप। कैबिनेट मिशन योजना के के आधार पर 24 अगस्त 1946 की घोषणा के तहत नवनिर्वाचित संविधान सभा से 2 सितंबर 1946 भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। इसमें सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री तथा जगजीवन राम श्रम मंत्री थे, जबकि एस राधाकृष्णन इस प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे। तो बताया गया यहाँ पे कि कौन कौन सा मंत्रालय किसके पास था और कौन इसमें सदस्य नहीं थे। तो काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन। तो यहाँ पर कथन दिया गया है और उसका कारण बताया गया है। तो आपने बताना है कि ये जो कथन है इसका ये कारण सही है या नहीं है। तो कथन है, वेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की समान संख्या होनी थी। तो बोला गया है कि ये कथन बोला गया है कि वेवेल योजना के अनुसार जो है कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। कारण जो है इसका दिया गया है वो पूछा गया है कि वेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। तो आपने बताना है कि जो ए यहाँ पर कथन दिया गया क्या उसका आर कारण सही है कि नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए है कथन और कारण दोनों सही हैं और कथन कारण का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी है आपका कथन और कारण दोनों सही है किंतु कथन कारण का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी है आपका कथन सही है पर कारण गलत है। ऑप्शन डी है आपका कथन गलत है पर कारण ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कथन सही है पर कारण गलत है। तो जो वेवेल का कथन था कि वेवेल के अनुसार जो है यहाँ पर क्या था, वेवेल योजना के अनुसार जो है यहाँ पर क्या था, कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी चाहिए थी। लेकिन जो है उसका कारण ये नहीं था, उसका कारण कि उसकी जो है क्या हो जाती, उससे जो है अगर सदस्यों की संख्या समान हो जाती तो ऐसा करने से बंटवारा बच जाता, उसका उनका या फिर ये योजना का ये मानना नहीं था। तो आइए देख लेते हैं इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो देख लेते हैं यहाँ पर। अक्टूबर 1943 में लिनलिथगो के स्थान पर आर्कीबाल्ड वेवेल वायसराय तथा गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि यहाँ पर 1943 में जो लिनलिथगो थे उनके स्थान पर क्या किया गया, वेवेल को वायसराय बनाया गया, गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। वे भारतीय सांविधानिक गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य से मई 1945 में लंदन गए। वहाँ उन्होंने भारतीय प्रशासन के संबंध में ब्रिटिश सरकार से विस्तार से बात की तथा कुछ प्रस्ताव रखे। जून 1945 में उन प्रस्तावों को वेवेल योजना के नाम से सार्वजनिक किया गया। वेवेल योजना के प्रस्तावों में कार्यकारी परिषद में मुसलमान सदस्यों की संख्या हिंदुओं के बराबर होना, परिषद में वायसराय तथा कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी सदस्यों का भारतीय होना, शीघ्र ही शिमला में एक सम्मेलन का बुलाया जाना तथा युद्ध की समाप्ति के पश्चात भारतीयों के द्वारा खुद का संविधान बनाया जाना इत्यादि प्रावधान शामिल थे। तो वेवेल की योजनाओं के अनुसार जो है यहाँ पे उन्होंने ये सब चीज़ें जो है वहाँ पर क्या करी थी, ब्रिटिश सरकार के सामने विस्तार से ये चीज़ें जो है लंदन में जाके 1945 में रखी थी। वेवेल योजना का उद्देश्य राजनीतिक गतिरोध को दूर करना था, भारत को पूर्ण स्वशासन की दिशा में आगे बढ़ाना था और संवैधानिक गतिरोध दूर करना था। इसका उद्देश्य कहीं से भी, ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों नोट करना ये लाइन कि इसका उद्देश्य कहीं से भी हिंदू मुस्लिम एकता को दृढ़ करना नहीं था। तो ये जो है हिंदू मुस्लिम एकता को दृढ़ करना नहीं चाहते थे, ये इनका जो है बिल्कुल कतई भी जो है यहाँ पर मतलब नहीं था, बल्कि इनका क्या था, वो राजनीतिक गतिरोध को यहाँ पर
दूर करना चाहते थे और भारत को जो है पूर्ण स्वशासन की दिशा में आगे बढ़ाना चाहते थे, जिससे जो है भारत का विभाजन रुक सके। ठीक है, तो ये हिंदू मुस्लिम एकता को जो है नहीं बढ़ाना चाहते थे, जिससे क्या हो, भारत का विभाजन रुके। अतः कथन सत्य है पर कारण गलत है। तो कथन सत्य है कि जो है लेनलेथगो के द्वारा जो यहाँ पर वायसराय वेगल थे, उनके अनुसार जो है कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होना उन्होंने कहा था, लेकिन उनका विचार ऐसा नहीं था कि भारत का बंटवारा ना हो, या फिर वो उनकी एकता को जो है हिंदू मुस्लिम एकता को दृढ़ करना नहीं चाहते थे। नेक्स्ट आता है दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 और आज का आखिरी प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य हैं। तो आपने बताना है कि संविधान सभा के बारे में जो है कौन से कथन यहाँ पर निम्नलिखित में से सत्य हैं। पहला कथन है वह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी। नंबर 2 है वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। नंबर 3 है वह बहुदलीय निकाय थी। नंबर 4 है उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। तो इसका जो आपने ऑप्शन दिया है यहाँ पे, तो आपने बताना है कि सही उत्तर कौन से होंगे। ऑप्शन ए है आपका 1 और 2, ऑप्शन बी है आपका 2 और 3, ऑप्शन सी है आपका 3 और 4, ऑप्शन डी है आपका 1 2 3 एंड 4। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि कथन 3 और 4 यहाँ पर क्या है, सही है। संविधान सभा के गठन के लिए राज्यों की संविधान सभाओं का उपयोग निर्वाचन मंडल के रूप में किया गया था, अतः संविधान सभा अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। तो यहाँ पर प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं हुआ था बल्कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। इसका निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। तो ये भी बताया गया है कि वयस्क मताधिकार के आधार पर जो है निर्वाचन उस समय नहीं हुआ था। संविधान सभा में अनेक दलों के लोग शामिल थे और संविधान सभा में जो है अनेक दलों के लोग शामिल थे। इस सभा ने अपने कार्यों का संचालन करने के लिए अनेक समितियों का गठन किया था। तो ये भी बात सत्य है कि जो है इसने क्या किया था, अपने कार्यों का संचालन करने के लिए जो है अनेक समितियों का गठन किया था। बाकी इसमें जो है अप्रत्यक्ष निर्वाचन इसमें हुआ, अप्रत्यक्ष इसमें निर्वाचन हुआ था और वयस्क मताधिकार भी नहीं था। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर वयस्क मताधिकार पर आधारित थी, ये ऑप्शन गलत हो जाता है। वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, ये भी ऑप्शन गलत हो जाता है। यानी पहला और दूसरा जो कथन है वो दोनों गलत हो जाते हैं। तीसरा और चौथा कथन जो है कि वह बहुदलीय निकाय थी, ये भी सही है। और उसके अनेक समितियों के माध्यम से, या उसने जो है अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया था, ये भी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, या ये कथन भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है इसका आंसर क्या होगा, कथन 3 और 4 जो है वो दोनों सही है। तो ये थे दोस्तों आज के कुछ क्वेश्चन। तो आई होप दोस्तों कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ पढ़ते रहें।